गाइस अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 2022 में हाईलाइट किया गया कि आज की डेट में आवश्यकता है एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क तैयार करने की जो कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से डील करे। अब इसका क्या मतलब हुआ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से डील करने का? तो बहुत ध्यान से सुनो। जैसे कि इंडिया में एक कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया में एक कंपनी है, उसने बैंक से जो है वो लोन उठाया। अब ये कंपनी ने अपने आप को जो है वो घोषित कर दिया कि अब ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। अब इस कंपनी ने तो बैंक से और मार्केट से पैसा उठाया था। अब बैंक से पैसा उठाया मतलब बैंक को पैसा वापस चाहिए, बैंक को वसूली करनी है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस कंपनी ने जो है ये शो कर दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो पूरा सब कुछ जो है वो दिवालिया निकल चुका है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे लॉसेस में हूं। अब मैं कुछ रिकवरी जो है वो ना किसी को दे पाऊंगा, ना कोई कर पाएगा मुझसे रिकवरी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसने अपने आप को सड़क पर उतार लिया। इस कंपनी ने बोला कि मैं तो सड़क पे आ चुका हूँ, कंपनी के मालिक बोलते हैं मैं तो सड़क पे आ चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ वसूलना भी चाहोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा, राइट। अब ऐसी कंडीशन में क्या, तो ऐसी कंडीशन में अगर पता लगता है कि ये जो एक्स कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर लोन लिया और लोन लेकर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, बट पता लगता है कि फॉरेन में यानी कि इंडिया के बाहर, देश के बाहर उसके काफी सारी ऐसी कंपनीज है, काफी सारे एसेट्स हैं जो कि अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। मतलब कि सामने वाले व्यक्ति ने ये शो कर दिया कि इंडिया में मेरे पास कुछ नहीं है, आप कुछ मुझसे इंडिया में वसूल नहीं कर सकते, बट फॉरेन में इसके एसेट्स हैं, फॉरेन में इसकी लाइबिलिटीज है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको तो वसूला जा सकता है। बट इंडिया के अंदर आज की डेट में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो कि फॉरेन के एसेट्स की वसूली कर सके, राइट, फॉरेन कंट्री में उस कंपनी के एसेट की वसूली कर सके, राइट। तो बात यही है, इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 2022 में इसी चीज की आवश्यकता जो है वो जताई गई कि एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क लेकर आओ, एक ऐसा ढांचा जो है वो तैयार करो जिसके तहत जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी को ऋण प्रदान करने वाले जो लोग हैं वो अपनी वसूली जो है वो आसानी से कर सकें, रिकवरी जो है वो आसानी से कर सकें ऐसी कंपनी से जिस कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके के स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री ध्यान में रखना कि वसूली के लिए हम जो है वो फॉरेन कंट्रीज के जो एसेट्स हैं उस कंपनी के, तो वो वसूल सकते हैं। उस कंपनी ने अगर लोन लेके रखा, उसने अपना दिवालिया घोषित कर दिया, तो जिन लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, उस कंपनी के ऊपर पैसा दिया था, उस कंपनी को मार्केट से उस कंपनी ने जो पैसा उठाया था, तो उसके फॉरेन के एसेट को बेच कर भी पैसे की रिकवरी की जा सकती है। तो ऐसा हम फ्रेमवर्क एक तैयार करें, इस चीज की नीड जो है, आवश्यकता जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अभी रिसेंटली हमें देखने को मिली। बात क्लियर यहां तक? तो क्या करना है, मतलब कि किस प्रकार से चीजें की जाएगी? तो सर्वे के अंदर जो है वो मेंशन्ड है एक रिपोर्ट जो कि इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की सामने आई, जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि पहली फुर्सत में अडॉप्ट करो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को, UNCITRAL को अडॉप्ट करो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, कि जिसके तहत इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, दिवालिया कानून की जो पूरी प्रक्रिया जो होती है वसूली करने की, तो उसमें फॉरेन एसेट को भी जो है वो लाया जा सके। तो ये कब लाया जा सकेगा? अगर हम यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को अडॉप्ट कर लेंगे। और गाइस आज की डेट में एक बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि इस प्रकार से कानून जो है वो लाया जाए कि जिसके तहत एक कंपनी जो है जिसने इंडिया के अंदर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, उसके अगर एसेट इंडिया के बाहर कहीं फॉरेन कंट्रीज में है, तो उसके एसेट को बेचकर हम वसूली जो है वो कर सकें, राइट। तो ऐसे कानून की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो हमारा कानून है, जैसे कि हम IBC की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की, दिवाला और दिवालियापन संहिता की, तो इसमें अलाउ नहीं किया जाता है कि फॉरेन कंट्री के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। ये फॉरेन कंट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर उस कंपनी के एसेट को ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। और इस प्रकार का जो प्रेजेंट प्रोविजन है, तो इसके कारण से हमारे जो क्रेडिटर्स यानी कि कंपनी पे जो पैसा लगाने वाले लोग जो हैं, राइट, जो लोन देते हैं कंपनी को, तो ऑब्वियस ही बात है, तो उनके माइंड में अनसर्टेनिटीज आती हैं, राइट। उनको ऐसा लगता है कि यार कंपनी में पैसा लगाएंगे, वो डूब गई, वो हमारा पैसा खा गई, तो फिर हमारे पैसों की वसूली जो है वो नहीं हो पाएगी। बट अगर कोई MNCs है, उस कंट्री के दूसरी जगह भी ऑफिस हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, या उसके मालिक के और भी एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो उसको वसूला जा सकता है। तो इससे और भी ज्यादा ट्रस्ट जो है वो लोगों का, स्पेशली डेटर्स का,
जो एक कंपनी को लोन देते हैं, तो उनका और ट्रस्ट जो है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक, उनका और ट्रस्ट जो है वो कंपनीज के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये चीज थी एक छोटी सी जिसके बारे में एक आपको आइडिया देना था। बाकी हम बात करें यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की। आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रकार से फॉरेन कंट्रीज के अंदर एसेट्स को, एक कंपनी के एसेट्स को आइडेंटिफाई करना इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा यूएनसीआई टीआरएएल को। क्यों? क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, विधायी ढांचा जो है वो प्रदान करता है, जिसके तहत जितने भी मामले हम लोग को इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के देखने को मिलते हैं, जितने भी मामले, राइट, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के देखने को मिलते हैं क्रॉस बॉर्डर, तो उनसे जो है वो निपटने के लिए ये एक कानून जो है वो प्रोवाइड कराता है, मतलब कि एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, राइट। और ये ऐसा फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कराता है जिसको एक कंट्री अडॉप्ट कर सकती है, कुछ मॉडिफिकेशन के कारण अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर सकती हैं। और आपको बता दें कि इसको अभी तक 49 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ है, इंक्लूडिंग सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए। और गाइस, यूएनसीआईटीआरएल अलाउ करता है फॉरेन प्रोफेशनल्स और क्रेडिटर्स को कि वो डायरेक्ट डोमेस्टिक कोर्ट्स में एक्सेस कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में, राइट। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं, तो जैसे कि इंडिया के अंदर एक कोई कंपनी जिसने अपने आप का दिवालिया घोषित कर दिया, अब ऑब्वियस ही बात है कि उसने बैंक से लोन ले रखा है, तो उसकी वसूली कैसे करेंगे। और अगर हमें पता लगता है कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर उस कंपनी की और ब्रांचेस हैं या कुछ उसके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो हम फॉरेन कंट्री में जाकर अप्रोच कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री की कोर्ट में उस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम या उसको बेचकर उससे जो भी पैसा जनरेट होगा, तो उसको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए जो है वो उपयोग में कर सकते हैं। और जितने भी लोग जो हैं जिनका पैसा उस कंपनी में लगा था, उनको पैसा जो है वो वापस दिला सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के उसके एसेट्स को बेच के। तो डायरेक्टली फॉरेन कंट्री की कोर्ट में जाकर अप्रोच करने की पावर जो है वो अलाउ करता है यूएनसीआईटीआरएएल, राइट। और इवन ये रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन प्रोसीडिंग्स को, और कोर्ट को जो है वो अलाउ करता है कि कोर्ट जो है वो रिलीफ अपने अकॉर्डिंग जो है वो निर्धारित करें, राइट। राहत जो है वो निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कोर्ट्स को, राइट, न्यायालयों को। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, यूएनसीआईटीआरएल। तो ये फॉरेन कंट्रीज में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को अलाउ करने या इनिशिएट करने के लिए ये हम लोग को एक देखने को मिलता है, एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, राइट। 49 कंट्रीज ने इसको जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फैक्ट। और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।